हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया, बिंदास, ज़बरदस्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है कुछ ऐसे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट ईच साइड ऑफ क्यूब। ये हमारे सामने क्या है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब अगर साइड के सभी, जैसे कि आप देख लो ये डायग्राम, कि ये हमारा एक क्यूब है, इस क्यूब के जितने भी साइड है सब पे आर 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 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इस सिचुएशन में तीन अलग अलग तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है। जैसे कि एक बॉडी डायगोनल के लिए, किसके लिए बेटा, एलोंग बॉडी डायगोनल। एक दूसरा किसके लिए पूछा जाता है फेस डायगोनल का। तीसरा पूछा जाता है एडजेसेंट वर्टिसेस का। अब बॉडी डायगोनल क्या होता है, यानी कि अगर रूम में ये रूम है तो रूम का एक कॉर्नर इधर का और एक कॉर्नर छत के इधर का, तो ये होता है बॉडी डायगोनल। ठीक है, समझ में आया। फेस डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल होता है कि मान लो एक कॉर्नर ये है ए वाला और एक कॉर्नर है, ये है हमारा फेस डायगोनल। ठीक है, और एडजेसेंट फेस का मतलब होता है कि एडजेसेंट साइड का मतलब है कि एक ये साइड और एक ये साइड, कोई भी ले लो, दो लगातार वाला, बी ले लो, सी ले लो, है ना, जो तुम्हारी मर्जी वो ले लो। तो जो लगातार दो साइड्स हैं, इस मतलब एक ही साइड के जो दो कॉर्नर बन गए ना, इनके लिए, तो इस तीन सिचुएशन में हमसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं, पहले वाले को सोल्व करते हैं कि हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द बॉडी डायगोनल। तो मान लिया हमारे सामने कि ये एक क्या है, हमारे पास ये एक क्यूब है और क्यूब के हमारे ये सारे कॉर्नर है। फ्रंट फेस का नाम है ए बी एफ ई और जो बैक फेस है इसका नाम है हमारा सी डी एच जी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ए और जी के लिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आओ भाई, ए टू जी के लिए हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट हमको फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब करंट के डिवीजन से आपको समझाते हैं। अब क्या करो, इस ए वाले पॉइंट पर, है ना, हमने एक बैटरी लगा दी। ठीक है, लगा दी। चलो अब इसमें एक की भी लगा देते हैं, की को कनेक्ट भी कर देते हैं और इसको किससे जोड़ देते हैं, इसको हम जी वाले से जोड़ देते हैं। कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। मान लिया ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी का ईएमएफ कितना है, वोल्टेज कितना है, वी है। तो जब वी वोल्टेज है और यहाँ पर आया, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर मान लिया बच्चा कि यहाँ पर करंट हमारा कितना है, हमारा पर यहाँ पर जो करंट है वो 3i है, या तुम आई ही मान लो, क्या दिक्कत है। कितना करंट है बाबू, यहाँ से करंट हमारा आई जा रहा है, तो क्या इतना ही करंट हमको जी से मिलना भी चाहिए यहाँ पर। आपने कहा यस सर, इधर से हमको उतना ही करंट मिलना भी चाहिए, कितना, आई। अब यहाँ पर हमने देखा कि जब आई आया ए पर, तो ए से तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है। आपने कहा यस सर, तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा फिर, कि यहाँ ए से डी की तरफ जाएगा तो बी एक ही रेजिस्टेंस है, ए से बी की तरफ जाएगा तो जो भी रेजिस्टेंस है वो सेम है, ए से ई की तरफ जाएगा तब भी सेम रेजिस्टेंस है। तो क्या ये करंट जो आई है ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। आपने कहा यस सर, आई बाई तीन हिस्सों में बट गया, यानी कि आई बाई 3, यहाँ पर भी आई बाई 3 और यहाँ पर भी आई बाई 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आप आई बाई 3 लेने में आपको अगर दिक्कत है तो एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ आई ना लेके आप यहाँ 6i मान लो। ठीक है, 6i मान लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, समझने में आसानी हो जाएगी। 6i करंट है तो यहाँ पर कितना आ गया, 2i करंट इसमें आ गया, 2i करंट ही हमारा इसमें आ गया और 2i करंट ही हमारा इसमें आ गया। अब ये 2i करंट जब यहाँ पर पहुँचा तो दो हिस्सों में फिर से बाइफर्केट हुआ। इधर भी रेजिस्टेंस बी से एफ तक जा रहा है जो वो सेम है आर, अब बी से सी की तरफ जो जा रहा है वो भी सेम है। तो बी से एफ की तरफ जाने वाला 2i दो हिस्सों में बटा, तो क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया हमारा आई। इधर भी जाने वाला क्या बन गया आई। अब समझो, यहाँ जब 2i वाला यहाँ पे आया तो ये भी दो हिस्सों में बटेगा, ऐसे ही सिमिलरली ये बन गया आई बाबू और ये बन गया आई। सिमिलरली ये जो करंट ई पर आया 2i, ये भी दो हिस्सों में बट गया, इधर और इधर। कितना, इधर से भी आई हो गया, इधर से भी आई हो गया। अब देखो ये सारे करंट एच पर आए, एफ पर आए, सी पर आए। अब इसके बाद इधर और इधर कितना करंट मिल रहा है, तो देखो एच पे दो अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ रहा है, एक ई के तरफ से आई आ रहा और एक डी के तरफ से आई आ रहा, तो दोनों मिलके इसमें कितना जाएंगे, 2i। आपने कहा बिल्कुल सर। वैसे ही एक पॉइंट पर अगर देखो तो बी से एक आई करंट आ रहा और एक ई के तरफ से आई करंट आ रहा, ये दोनों आई करंट मिलके इसमें हमारा कितना जाएंगे, अगेन 2i। ठीक,
ऐसे ही अगर सी पर देखें तो डी से चलने वाला आई करंट और बी से चलने वाला आई करंट दोनों मिलके सी से जी की तरफ हमारे कितने करंट जाएंगे, 2i, है ना। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताना, नहीं है। अब समझो, अब अगर हम एक एक्सटर्नल लूप ले लें, कहाँ से, ये ए बी सी जी और ये वाले लूप, ठीक है ना। इधर चलो हम इधर नाम रख लेते हैं P, इधर नाम रख लेते हैं Q और इधर नाम रख लेते हैं क्या, R ही रख लें, चलो R रख लेते हैं। वैसे R न रख के S रख ले, ज़्यादा अच्छा है, S रख लिया। तो हमने एक एक्सटर्नल लूप बना ली, किरचॉफ रूल लगा लिया, ठीक। क्या भैया हमने एक्सटर्नल लूप मान ली, तो हमने एक्सटर्नल लूप यूज कर लिया। ध्यान देना कौन सा लूप यूज किया, हमने लूप यूज किया ऐसे, ए बी सी जी, ए बी सी जी, पी क्यू एस एंड अगेन है, ठीक है ना। यानी ये पूरा जो आउटर लूप आपको दिख रहा है, ये वाला लूप, यहाँ से ये वाला लूप, ये पूरा लूप हमने क्या ले लिया, इस पूरे लूप के लिए हमने लगा दिया किरचॉफ रूल। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ से पूरा यहाँ के लिए। अब किरचॉफ रूल हमारा क्या कहता है, किरचॉफ रूल बच्चों हमारा कहता है कि किसी भी एक लूप में सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द सम ऑफ आई एंड आर। आपने कहा बिल्कुल सही बात सर, यही होता है। अब इस पूरे लूप में अगर ईएमएफ की बात करें तो केवल एक है, कितना, V। आपने कहा सर V है तो V लिख लेते हैं, हमने लिख लिया V। अब आई आर पे आते हैं, तो A से B तक जाएंगे तो 2i इंटू आर, आपने कहा यस सर, तो 2i इंटू आर प्लस B से C तक जाते हैं तो i इंटू आर, आपने कहा ये भी लिख लिया हमने। अब आगे C से G तक जाते हैं, अगेन 2i इंटू आर, तो हमने लिख लिया 2i इंटू आर। अब देखो भाई जोड़ देते हैं, तो V बराबर 2ir, ir और 2ir, कितना आ गया, आपने कहा सर ये टोटल बन गया 5i इंटू आर। क्या कोई समस्या है, नहीं है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, आपने कहा ये भी नहीं है सर, ना किसी तरह की कोई समस्या है, ना किसी तरह की कोई दिक्कत है। अब बात आई कि अब क्या करें। अब मान लो बेटा कि ये ए और बी के जी के बीच में इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना आपने अप्लाई किया है, V अप्लाई किया। अब अगर ये इसी सर्किट में इतने ही में अगर हम मान लें ये V बराबर, ये जो अप्लाइड ईएमएफ है कहाँ पे अप्लाइड है, ए और जी के बीच में कह लो, है ना। तो अगर ये वोल्टेज ए और जी के बीच में अप्लाई है और ए और जी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा केवल R इक्विवेलेंट हो, यानी कि R ही हो, तो उसको हम R न लिख के R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। तो यानी कि V बराबर करंट कितना जा रहा है, 6i। भाई एक्चुअल में ये करंट टोटल कितना ड्रॉ कर रहा है, 6i ड्रॉ कर रहा है ना। तो A से G के बीच में अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना, हम A से G के बीच में अगर मान ले कि A से G के बीच में टोटल कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, जो भी लगे, इनका इक्विवेलेंट क्या है, केवल R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट या RAG मान लो, ठीक। तो इस RAG के बीच में कितना वोल्ट अप्लाई किया, V। करंट कितना जा रहा है इससे, 6i। कोई समस्या, आपने कहा कोई समस्या नहीं। तो ध्यान से देखा जाए बाबू मेरा प्यारा बच्चा, तो V बराबर हम क्या लिखेंगे, I का मतलब कितना, 6i, और R क्या है, तो A और G के बीच का R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5i इंटू आर। क्या I से I हमारा कैंसिल हो जाएगा, तुमने कहा यस सर हो जाएगा। तो अब R और A और G के बीच में जो निकला वो कितना निकला, तो 5R डिवाइडेड बाई 6। क्या निकला बच्चा, 5R डिवाइडेड बाई 6। क्या ये बात आपको समझ में आई, आपने कहा हाँ सर, कूलॉम्स लॉ से, किरचॉफ रूल से बड़े अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको किरचॉफ रूल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो इसका एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट है, एक दूसरा भी एस्पेक्ट है। अगर दूसरे एस्पेक्ट से आपको समझना है इसी डायग्राम को, ठीक है ना, तो आओ दूसरे एस्पेक्ट पर भी हम आपको समझाते हैं कि इसको दूसरे तरीके से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर हर सोल्यूशन, हर तरीके का सोल्यूशन अवेलेबल है। देखो क्या ये हमारा डायग्राम है, आपने कहा बिल्कुल सर यही तो डायग्राम है। अब ध्यान से देखो एक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा जी है, कोई दिक्कत नहीं। ए से जी तक जाने के कितने रास्ते, पॉसिबल रूट्स कितने हैं, तो ए से जी तक जाने की कोई भी मेथड अपना लो, किसी भी तरीके से घूम फिर के जाने की कोशिश करो, केवल 3 रूट मिलेंगे। कौन कौन भाई, ए से जी तक जाने के एक आपको मिलेगा AE, EF। भाई देखो एक AE और AD और AB, 3 तो ये हो ही गए, मतलब ऐसे। तो ए से जी तक जाने के देखो, A से E तक गए, E से F तक गए, F से G तक गए, या फिर हम A से E तक जाएं, E से H तक जाएं, H से G तक जाएं।
करंट हमेशा शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करता है। अब ये नहीं करेगा कि ये ए से ई तक जाएगा, ई से एफ तक जाएगा, फिर लौट के बी तक आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे नहीं होता है। एक बात हो, तुम कठिन रास्ता चुनोगे कि आसान रास्ता, आसान ना, तो करंट भी अपने लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस से होकर गुजरने की कोशिश नहीं करता है, मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से जब क्रॉस करने की कोशिश करेगा किसी भी तरीके से, तो देखो यहाँ से भाई ई या ए से ई तक आ गया, एक रेजिस्टेंस मिला, ई से एच तक आया, दो हो गए, फिर एच से यहाँ तक आ गए 3, यहाँ से 1 2 3, 1 2 3। भाई देखो आराम से देखो, तुम कोई चिंता नहीं है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, किसी भी तरीके से ए से जी तक जाओ, 3 ही रेजिस्टेंस मिल रहा है रास्ते में। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मान ले अगर हम कि यहाँ का पोटेंशियल हमारा कुछ है VA और यहाँ का पोटेंशियल हमारा कुछ है VG, कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब जब एक रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। मान लो कितना ड्रॉप करके हो गया, मान लो हो गया V1, तो A से फिर D पर जाएगा, तो अगेन क्योंकि किसी भी रूट से हम जा रहे हैं 3 ही मिल रहा है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल ड्रॉप होकर उतना ही होगा, और यहाँ से जब E तक जाएंगे तब भी पोटेंशियल ड्रॉप होकर उतना ही होगा। ठीक है, अब समझो कि यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल अगर सेम है, तो इसका मतलब कि A से D और E और B के बीच जो रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड हैं, दे ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब A से H तक पहुंचे हम, तो A से E, E से H, 2 रेजिस्टेंस, तो मान लो यहाँ पर कोई डिफरेंट पोटेंशियल हमारा आएगा। सपोज ये कितना है V2। ऐसे ही A से D तक गए, D से अगेन H, तो वही होगा V2। A से D तक गए, D से C तक आए, कितना आ गया? सपोज ये भी V2, 2 रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद। तो A से B, B से C पर आए, अगेन वही पोटेंशियल। तो A से B, B से F तक आए, तब भी हमारे 2 रेजिस्टेंस मिला, यानी यहाँ का भी पोटेंशियल V2 मिलेगा। A से E, E से F तक आएंगे, पोटेंशियल V2। तो हमने पोटेंशियल के टर्म में इनको सिमेट्रिकली अरेंज कर लिया है। अब जब अरेंज कर लिया तो हमें क्या देखने को मिल रहा कि A से D, A से B, A से E तक वाले पोटेंशियल, यानी 1 2 3 पॉइंट के पोटेंशियल से, H F G C के पोटेंशियल से, उसके बाद इधर G है, तो G से चलने पर 3 मतलब पॉइंट मिल रहा हमको, H F C जिनके पोटेंशियल सेम, और A से चलने पर भी 3 पॉइंट, E D B जिनके पोटेंशियल सेम। और ये सभी पॉइंट यानी E D B और H F C ये सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, आओ बनाते हैं हम, देखना आप। ये पॉइंट बेटा आपका A हो गया, A से चले हम, मान लो ये है D, A से चले आगे D पे, ऐसे ही A से चले हम E तक आ गए, ऐसे ही हम A से चले B तक आ गए। एक B है, एक D है और एक E है। ये पॉइंट हमारा A है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बाबू? V1 है। इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? V1 है। अगेन हम यही सेम पैटर्न G की तरफ से अगर देखें तो H F और C इन तीनों का पोटेंशियल भी V2 है, सेम है। तो यानी कि अगर हम इस पॉइंट को G मान लें, इस पॉइंट को हम G मान लें, तो यहाँ से भी हमको एक रेजिस्टेंस मिला, 1 2 3। अब इन तीनों रेजिस्टेंस का एक पॉइंट मान लिया आपका H है, एक F है और एक आपका C है। इन तीनों का पोटेंशियल सेम है। कितना है भाई इन तीनों का पोटेंशियल? तो इन तीनों का पोटेंशियल है बच्चा V2। अब V1 से V2 के बीच में कितने रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड है, आओ देखो। तो V1 से V2 के बीच में, V1 से V2 के बीच में 1, V1 से V2 के बीच में 2, V1 से V2 के बीच में 3, V1 से V2 के बीच में ये 4 है ना। नंबरिंग अगर करते जाओ, नंबरिंग करते चलते हैं V1 और V2 के बीच में कितने कनेक्टेड हैं। देखो 1 1, V1 से V2 के बीच में 2, V1 से V2 के बीच में 3, V1 से V2 के बीच में 4, V1 से V2 के बीच में 5, ठीक है ना। और कोई छूटा क्या? कोई एक छूटा जरूर है, हाँ, V1 से 1 2 ठीक, 3 4 5 और ये छूटा, देखो 6। तो टोटल कितने रेजिस्टेंस थे V1 V2 के बीच में? 6 कनेक्टेड हैं। तो V1 V2 के बीच में जो 6 रेजिस्टेंस है इनको हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे, 1
2 3 4, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, 5 6, 6 कनेक्टेड हो गए, बहुत बढ़िया। अब ए और जी के बीच ही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वेट करना, इन सब की वैल्यू आपस में आर है जैसा कि फिगर में है, यानी कि इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर। तो अब हम ए से चलते हैं, ध्यान से देखना है आपको। अब ए से V1 वाले पे आए तो ये पॉइंट ए था, इन 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, आर आर आर, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/3। कितना हो गया बच्चा, R/3 एज पर रूल। पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लगाओ, 1/R 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 3/R पलट दो, R/3। वैसे ही ये 6 हैं, ये पॉइंट हमारा आ गया ए, और ये पॉइंट है जिसका पोटेंशियल V1 है। 6 रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है भाई, तो जब 6 कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/6। आपने कहा ठीक है, R/6। ये हमारा पोटेंशियल आ गया बेटा V2। अब V2 से जब G की तरफ बढ़े तो हमारा फिर से 3 है, 1 2 3, तीनों पैरेलल में, तो ये भी आ गया हमारा R/3, और ये हो गया G। अब देखो R/3, R/6 और R/3 ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। आपने कहा यस सर, ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो डायरेक्ट ऐड कर दो, तो RA इंटू जी, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी इज इक्वल टू R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। एलसीएम लिया बच्चा लोग, कितना आ गया, 6। कोई समस्या, आपने कहा कोई समस्या नहीं। यहाँ कितना आ गया, 2R, यहाँ कितना आ गया, R, यहाँ पर कितना आ गया, 2R। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी इज इक्वल टू, ऊपर कितना आ गया, 5R, नीचे कितना आ गया, 6। तो ये एक सिमेट्रिकल मेथड है जिससे हमने इक्वेट किया। तो आपने यहीं पर 2 अलग अलग मेथड देखा, एक हमने किरचॉफ रूल लगा के अप्लाई किया, किरचॉफ लूप रूल से 5R/6 आया। दूसरा हमने सिमेट्रिकल पैटर्न वोल्टेज के हिसाब से हमने इक्वेट किया, पोटेंशियल ड्रॉप के हिसाब से इक्वेट किया, इसका भी आंसर कितना आया, 5R/6। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके 2 अलग अलग सिचुएशन और बचे, जिसमें फेस डायगोनल है और बॉडी डायगोनल तो हमने बता दिया, फेस डायगोनल और एडजेसेंट एजेज, ये 2 बच गए। लेकिन ये जो सवाल हमने आपको अभी बताया है, ये 2 डिफरेंट मेथड से, ये आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस याद करने का शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी हमारे शॉर्ट वीडियो में अपलोडेड है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आपका प्यार हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है, हमारे अंदर एक उमंग भर देता है। तो आप प्यार दिखाइए, और हम नए जोश के साथ आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए तरीकों के साथ सवालों के जवाब लाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।